पिछले वीडियो में हमने उत्पादन के सिद्धांत को पढ़ना शुरू किया। हमने बात की आगत की, हमने बात की उत्पाद की, हमने बात की टेक्नोलॉजी की। हमने बात की कि टेक्नोलॉजी कैसे ब्लैक बॉक्स है जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पाद का वैल्यू मार्केट में आगत से ज़्यादा होता है, तो इसके लिए लोग उत्पादन कर रहे होते हैं। हमने फर्म का रोल भी डिस्कस किया कि फर्म जो है वो भौतिक मूर्त रूप है उस टेक्नोलॉजी का। वो आगत जो है, इनपुट्स हैं, उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करके उसको आउटपुट में बदलने का काम करता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि फर्म कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्म ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, बट हम फोकस करेंगे 4 मुख्य टाइप्स पे जो लीगली ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहला हमारा टाइप है जिसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप, इसको हम हिंदी में स्वामित्व भी कह सकते हैं। इसमें टिपिकली देखेंगे कि छोटे फर्म होते हैं जिसमें एक व्यक्ति या एक फैमिली मालिक होता है और वो उस फर्म को चला रहा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, छोटा रेस्टोरेंट बिजनेस है। कभी कभी हम छोटे परचून की दुकान जो घर के आसपास होता है उस पे देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है प्रो अनिल कुमार, इसका मतलब प्रोप्राइटर अनिल कुमार। तो वो स्वामित्व वाली दुकान होती है। अनिल कुमार जी उस केस में उस दुकान को ओन कर रहे होते हैं। और जहाँ कहीं भी फिनेंशियल लिएबिलिटी, आर्थिक दायित्व की बात है, अगर उस दुकान की कोई आर्थिक दायित्व है या देनदारी है, तो अनिल जी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस देनदारी को अदा करने के लिए। लिएबिलिटी उनकी पर्सनल लिएबिलिटी हो जाएगी। इससे थोड़े बड़े रूप में होता है तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप होता है ना। तो पार्टनरशिप को हिंदी में हम साझेदारी वाली फर्म कह सकते हैं, साझेदारी, है ना। इसमें क्या होता है कि 3-4 लोग अलग अलग और ज़्यादा भी लोग एक साथ आते हैं और एक फर्म का निर्माण करते हैं। वो फर्म, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लॉयर अकेले अपना सर्विस चला रहा हो, वो स्वामित्व वाला होगा, लेकिन 3-4 लॉयर एक साथ आकर के एक साझेदारी वाली संस्था शुरू कर सकते हैं। उसमें सबको बराबर बराबर अधिकार हो सकता है और देनदारी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी की देनदारी ज़्यादा हो, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलता हो, बट ये लोग आपस में साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं। और अगर एक पार्टनर का दायित्व है और वो पार्टनर भाग जाता है तो बाकी पार्टनर्स की वो दायित्व जो है सो बाकी पार्टनरों के पास चला जाएगा। साझेदारी में देनदारी उस फर्म की ही बनी रहती है। इससे बड़े लेवल पे आते हैं तो हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग निगम कहते हैं, है ना। ये जो है एक लीगल एंटिटी, एक लीगल इकाई होता है, हाँ, लीगल एंटिटी होता है। इसमें जो देनदारी होती है, लिएबिलिटी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की होती है। जो लोग फर्म को ओन करते हैं उनकी देनदारी नहीं होती है एक तरह से, या जो फर्म को जो चला रहे होते हैं उनकी भी देनदारी नहीं होती है। एक केस में उनकी देनदारी हो सकती है जब उन्होंने कुछ इलीगल काम किया हो फर्म में, लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये न फर्म के ओनर्स की, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी भी नहीं, और जो फर्म चला रहे होते हैं सीईओ, सीटीओ और अदर स्टाफ, उनकी भी कोई देनदारी नहीं होती है। पूरी की पूरी देनदारी निगम की होती है। इसमें इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें लिमिटेड लिएबिलिटी होता है, ठीक है, सीमित, इसको लिमिटेड लिएबिलिटी को सीमित दायित्व कह सकते हैं। सीमित दायित्व, अगर आप ओनर हैं और कंपनी और फर्म बैठ गया तो आपका पैसा जो उसमें लगा हुआ था चला जाएगा, लेकिन उस कंपनी ने किसी दूसरे से पैसा लिया हुआ था तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप उसको पे करें।
लेकिन अगर ऐसा प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में होता तो ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टनरशिप में साझेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि इस देनदारी को पूरा करें। ये जो निगम का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है और हम कह सकते हैं कि पिछले 100-150 साल में इस निगम की खोज इन 4 कंपनियों ने अमेरिका में की। सबसे पहले वहीं बड़े तौर पे निगम आया। तो ये 4 कंपनी है, कह सकते हैं। वन है ड्यूपॉन्ट जो कि केमिकल बनाने की कंपनी है। ये सिविलियन केमिकल भी बनाते थे, मिलिट्री के लिए भी केमिकल बनाते थे, है ना। इसके पहले क्या होता था, ड्यूपॉन्ट और चारों कंपनी के नाम मैं आपको बता दूं फिर बताऊं कि पहले कैसे होता था। इन्होंने मॉडर्न कॉरपोरेशन की खोज कैसे की। जनरल मोटर्स दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी जो है सो सीयर्स है और चौथी कंपनी है स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, जिसको आजकल हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो पहले क्या होता था, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता था, है ना। एक सीईओ होता था, उसके अंदर एक सेक्शन हेड होता था, उसके नीचे लोग होते थे। और अगर इस आदमी को इससे बात करना है तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाना होगा, तब तक ऊपर जाना होगा जब तक हम लोग कॉमन एक बॉस, कॉमन मैनेजर नहीं फाइंड कर लें, और तभी एक यूनिट दूसरे यूनिट से बात कर पाएंगे। तो इस तरह के कॉरपोरेशन पहले हुआ करते थे। ये जो मॉडर्न कॉरपोरेशन जो है, जिनकी बात मैं कह रहा हूँ कि जिनकी खोज इस कंपनी ने की है, वो कुछ डिफरेंट काइंड का प्रॉब्लम फेस करते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मॉडर्न कॉरपोरेशन का खोज किया। सो ड्यूपॉन्ट जो था सो एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है और ये मिलिट्री को भी बेचा करते थे और सिविलियंस को ही बेचा करते थे। तो जहाँ पे केमिकल के आगत की, इनपुट की खरीदारी थी, वो दोनों में कॉमन ही था, लेकिन बेचने की चीज़ डिफरेंट थी। तो उन्हें ऐसा सिस्टम बनाना था कि दो नीचे के यूनिट भी एक दूसरे से विदाउट ऊपर गए हुए तेजी से बात कर सके। जितने लेयर आप ऊपर जाते हैं उतना आपको बात करने में, जल्दी बात करने में कठिनाई आती है। जनरल मोटर के पास बहुत सारी कार की कंपनियां थीं, सबका कार बनाने का में एक दूसरे को वो के पूरक हो सकते थे, लेकिन बेचने में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, स्थानापन्न थे। तो जनरल मोटर को इसकी ज़रूरत पड़ी कि कुछ जगह पे एक दूसरे से कॉपरेट कर लें और कुछ जगह एक दूसरे से compete करें। इसी तरह सीयर्स का भी 2 तरह का बिजनेस था। स्टैंडर्ड ऑयल का इशू था कि वो ऑयल को निकालने से लेकर बेचने तक को कंट्रोल करना चाहते थे। तो अपने एम को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मॉडर्न कॉरपोरेशन की खोज की। ऐसे अगर आप कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो पुराने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कॉरपोरेशन था। एक तरह से कहें तो पहला कॉरपोरेशन था जिसने इंडिया को सब्जुगेट किया, हम लोगों को सब्जुगेट किया था, गुलाम बनाया था, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। सो अगर एक मान लीजिए डुपॉन्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई लिएबिलिटी होता है, तो डुपॉन्ट के मालिकों को इससे, उस देनदारी से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 तरीकों का फॉर्म हमने देखा। इन 3 तरीकों के फॉर्म में ये भी ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारी बिटवीन भी कैटेगरी हैं। आजकल कुछ ऐसा भी पॉसिबल है जिसको हम लोग लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। रहेगा तो ही पार्टनरशिप, बट लिएबिलिटी जो है सो एक दूसरे से पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो तरह तरह के लीगल, ये इन लॉ में ज़रूरत के मुताबिक तरह तरह के फॉर्म इन्वेंट किए जाते हैं, उनका लीगल रजिस्ट्रेशन होता है। आप ये सोच सकते हैं कि सबसे अच्छा तो निगम ही है, इसमें कोई देनदारी नहीं रहती है, तो हम लोग निगम क्यों ना बनाएं, हम स्वामित्व वाली कंपनी क्यों बनाएं और साझेदारी वाली कंपनी क्यों बनाएं। तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो लीगल कॉस्ट के आधार पे समझा जा सकता है। प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म बनाना बहुत ही आसान है, उससे डिफ़िकल्ट है पार्टनरशिप वाला फर्म बनाना, और ऑर्गेनाइजेशन वाला फर्म बनाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ कठिनाई बनाने में ही नहीं है, उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है ना। लाखों लाख रुपए लग जाएंगे, लाखों करोड़ों में रुपए लग जाएंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो एक ये कारण रहता है। दूसरा, कभी कभी ये ज़रूरत होता है कि मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपका कोई सप्लायर है, आप उससे इनपुट खरीदना चाहते हैं
और आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो आपका सप्लायर भी समझेगा कि आपकी देनदारी नहीं है, तो वो भी आपको माल सप्लाई करने में, इनपुट सप्लाई करने में आनाकानी करेगा। तो कभी कभी ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी देनदारी हो, तभी लोग आपसे संबंध बनाएंगे, तभी आपके साथ लोग बिजनेस करेंगे। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह का फर्म बनाया जाता है। अब हर तरह के ये जो फर्म है उसमें प्रोडक्शन हो रहा होता है ना। कुछ इनपुट आता है, डिफरेंट तरह के इनपुट्स आते हैं और डिफरेंट तरह के आउटपुट्स मिलते हैं। वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो अगर जहां हम आउटपुट के बारे में स्टडी करने का है तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फर्म जो है वो प्रोप्राइटरशिप वाला है या पार्टनरशिप वाला है या ऑर्गेनाइजेशन वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक यूनिट फर्म के अंदर दूसरे यूनिट से क्या बात कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन का मीडियम है, क्या स्ट्रेटजिक सेटिंग है, तो फर्म एज ए टेक्नोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वहाँ पे फर्म का हमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन समझना पड़ेगा। इनफैक्ट हम इकोनॉमिक्स में कोर्स करते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कोर्स है। यहाँ पे हम लोग फर्म का बड़ा ही सिंपलिस्टिक व्यू लेंगे और इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह का फर्म है। हम एक फर्म को सिंपली एक ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, उस ब्लैक बॉक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी दे देंगे जो दिखाएगा कि इसमें क्या क्या इनपुट जाता है और क्या इनपुट आता है। हम इस वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले एक और तरीके का फर्म देख लें। जानबूझकर मैंने उसे अलग रहा है। अभी तक हमने देखा कि लिएबिलिटी के बेसिस पे फर्म का डिफरेंट कैटेगरी, चौथा थोड़ा डिफरेंट है। आइए इसको देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं NGO, इसके नाम से फेमस है। फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गैर सरकारी संस्था। ये संस्थाएं सरकार के पास रजिस्टर्ड होती हैं और इनका एक कुछ प्राइमरी एम होता है गरीबों की सेवा करना, उनको एजुकेशन देना, फ्री मेडिसिन देना। इनका पहला चीज होता है कि ये इनको सरकार टैक्स से भी एग्जेम्पशन देती है कि इन्हें टैक्स नहीं पे करना होता है। सो इनका मुख्य एम होता है, कोई मुख्य एम जो होता है कोई ज़रूरी नहीं कि वो लाभ कमाना हो। टिपिकली ये लाभ कमाना नहीं होता है, वो उनका कुछ एम स्लाइटली डिफरेंट ही होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी बड़ा आसान है कि मैं एक NGO बना लूँ, लोग करते भी हैं। अगर हमारा रेगुलेशन परफेक्ट नहीं है तो लोग कर भी सकते हैं कि मैं गैर संस्कारी संस्था बना लूँ और उसके खुद उसका CEO बन जाऊँ, खुद को बहुत सैलरी दे दूँ, सारा लाभ वैसे ट्रांसफ़र कर लूँ। तो सरकार प्रयास करती है इस पे रोक लगाने का। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उस पे सरकार तरह तरह के अंकुश लगाती है कि वो आप उसका रेगुलेटरी सेटिंग होता है कि कैसे आप मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन होती है। ये इसलिए होता है कि मतलब कर की चोरी ना हो और वो अपने जो एम, जो डिक्लेयर्ड एम है, उसी को ये फर्म फॉलो करें। तो ये रहा एक बेसिक डिस्कशन फर्म के टाइप का। हम अगले वीडियो में फिर से एक मैथमेटिकल अप्रोच ले लेंगे और फर्म को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाएंगे। धन्यवाद।